गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम क्लास 10+2 का थर्ड चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए ये प्रयास किया गया है। तो पहला जो इसमें प्रश्न है, परिवार से क्या अभिप्राय है? परिवार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें परिवार की, तो परिवार का संबंध विवाहित स्त्री और पुरुष से है। परिवार अनेक प्रकार के होते हैं। परिवार के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिवार के प्रकारों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रकार आप लोगों को बताए गए होंगे, जिसमें एक विवाही परिवार, जिसमें एक समय में पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है। बहुपति विवाही परिवार, ऐसे परिवार जिसमें एक स्त्री के अनेक पति अथवा दो या दो से अधिक पति होते हैं, जैसे कि महाभारत की हम बात करें। बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही प्रथा में एक पति व अनेक पत्नियां पाई जाती है। एक पति की अनेक पत्नियां रहती है। रक्त संबंधी परिवार, ऐसे परिवार जहाँ पे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई इकट्ठे रहते हैं। पितृवंशीय परिवार, जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है। मातृवंशीय परिवार, जिसमें माता घर की मुखिया होती है। और ग्रामीण परिवार, उसके बाद नगरीय परिवार, ग्रामीण परिवार जो गांव में रहते हैं वो ग्रामीण परिवार होते हैं, नगरों में रहते हैं वो नगरीय परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें 3 से 4 पीढ़ियाँ एक साथ इकट्ठे रहते हैं। एक ही रसोई में सभी खाना इकट्ठे पकाते हैं और अपनी आय को वो साझा करते हैं। एकाकी परिवार, जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता है, पति पत्नी और उनके बच्चे, तो इसको एकाकी परिवार के नाम से जाना जाता है। तो परिवार के अलग अलग प्रकार आज भी हमें देखने को मिलते हैं। एक विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, रक्त संबंधी परिवार, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उसके बाद ग्रामीण परिवार, नगरीय परिवार और संयुक्त परिवार। हालांकि आजकल की अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो आजकल ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो इकट्ठे रहते हैं, जिसमें भाई बहन, भाई जो है वो उनके आगे की पीढ़ी, चाचा वगैरह इकट्ठे रहते हो। ऐसी 3-4 पीढ़ियाँ जहाँ पे इकट्ठी रहती है, वो आज की डेट में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर परिवार जो आजकल हम देखते हैं वो एकाकी परिवार है। इस प्रश्न को हमने जो आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम है उसमें भी बड़े डिटेल में किया है। आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं उनके अनुसार इस प्रश्न को आप लोगों ने तैयार कर लेना है। कई बार अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं कि संयुक्त परिवार से क्या अभिप्राय है। तो संयुक्त परिवारों में परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक रहती है, जिसमें 3-4 पीढ़ियाँ इकट्ठी रहती है। तो आप लोगों ने ये करना है। अगला जो प्रश्न है वह है नातेदारी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। नातेदारी व्यवस्था एक बहुत बड़ी सर्वव्यापी व्यवस्था है। इसमें ये ऐसे संबंधियों के बीच संबंधों की व्यवस्था होती है जिसमें हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। वंशावली के आधार पर होता है। नातेदारी प्राय 2 प्रकार की होती है। एक होती है रक्त मूलक नातेदारी और दूसरी होती है विवाह मूलक नातेदारी। तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन आपने बार बार इसको सुनना है वीडियो को, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र से क्या अभिप्राय। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ है। इनमें समाज के लिए बहुत विस्तृत आचार संहिताएं दी गई है। ब्राह्मणों के लिए इनका पालन करना आवश्यक था। बाकी समाज से भी यह आशा की जाती थी कि वे उसका अनुसरण करें। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का ये प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, जिसका पालन करना ब्राह्मणों के लिए आवश्यक बताया गया है। और लेकिन बाकी समाज से भी आशा की जाती है कि वे उसका पालन करें। तो ये प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न में बहुत बार आता है। आप लोगों ने इसको करना है, बार बार सुनेंगे ऐसे ही तो वैसे ही याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या थी, ठीक है। मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था। मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध, या हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ था। इसका जो संकलन था 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। अगला प्रश्न है गोत्र से क्या अभिप्राय है। गोत्र से क्या अभिप्राय है। गोत्र से अभिप्राय उस प्रथा से जिसमें प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता है। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। इस प्रथा का प्रचलन 1000 ईस्वी पूर्व के बाद हुआ था, ठीक है। विवाह के बाद स्त्री को पति के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह
नहीं करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से गोत्र व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है और ये ऋषियों के नाम पर ये गोत्र होते थे और वंशज उनके ऋषियों के वंशज माने जाते थे। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था। वर्ण शब्द से अभिप्राय है वर्गीकरण। प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। इसके अनुसार व्यक्ति का समाज में दर्जा उसका जिस वर्ण में जन्म हुआ है उसके अनुसार माना जाता था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर मानी गई है। अगर इसमें हम डिटेल में बात करें तो इसकी जो कल्पना है वो ब्रह्मा के शरीर से की गई है। जैसे ब्राह्मण को उसका शरीर जो है वो मस्तिष्क माना गया है, भुजाओं को क्षत्रिय, वैश्यों को जांग और पैर, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए जो है वो प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, एग्जामिनेशन में आता है। और वर्ण व्यवस्था से अभिप्राय है वर्गीकरण। प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। आप लोगों ने ये लर्न करना है, ये प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कार्य। 2-2 नंबरों में ये प्रश्न पूछा था कि ब्राह्मण के कार्य क्या थे, क्षत्रिय के कार्य क्या थे, वैश्यों के कार्य क्या थे और शूद्रों के कार्य क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मणों के कार्य। ब्राह्मणों के जो 2 कार्य रहेंगे वह है यज्ञ करना और करवाना, दूसरा है दान लेना और दान देना। जबकि क्षत्रियों के कार्य युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और लोगों को न्याय देना। जबकि वैश्यों की अगर हम बात करें तो कृषि तथा पशुपालन, गौपालन इत्यादि इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। जबकि शूद्रों का मुख्य कार्य था ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है, 2-2 नंबर में अलग से पूछे जाते हैं। ब्राह्मण के कार्य अगर हम बात करें यज्ञ करना और करवाना, दान लेना और दान देना। क्षत्रियों की बात करें युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, लोगों को न्याय देना। वैश्यों की बात करें कृषि, व्यापार करना, गौपालन। और शूद्रों की अगर बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना इनके मुख्य कार्य रहे हैं। प्राचीन काल में हमने बात की कि वर्ण व्यवस्था थी, समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये आप लोगों ने ये प्रश्न अलग अलग से लर्न करने हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि आते भी अलग अलग ही है। ब्राह्मण के कोई 2 कार्य बताए, क्षत्रियों के कोई 2 कार्य बताएं, या फिर वैश्यों के कार्यों का वर्णन करो, या फिर शूद्रों के प्रमुख कार्य क्या थे वर्णन करो। इस तरीके से ये 2-2 नंबर के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो आप लोगों ने करने हैं। अगला अगर हम बात करें, अगला प्रश्न ये भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, जाति प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो जाति शब्द से अभिप्राय उस सदस्यता से है जो जन्म पर आधारित है। जाति को योग्यता के आधार पर नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को जाति के आधार पर समाज में उच्च तथा निम्न दर्जा प्राप्त होता था। ठीक है, तो जाति जन्म पर आधारित थी। जाति शब्द से अभिप्राय उस सदस्यता से है जो जन्म पर आधारित है और जाति को योग्यता के आधार पर नहीं बदला जा सकता। और जाति के आधार पर इस समाज में मनुष्य का दर्जा उच्च तथा निम्न होता था। अगर हम बात करें जाति प्रथा की विशेषताओं की तो इसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती थी। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसे उसी जाति का माना जाता था। इसमें ब्राह्मणों को सबसे उच्च दर्जा दिया गया था और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान दिया गया था। प्रत्येक जाति के व्यक्ति को अपनी जाति के नियमों का पालन करना होता था। अब एक और प्रश्न आता है जाति के दोष और गुण, वो भी आप लोगों ने करना है। गुणों की बात करें तो जाति के सदस्यों को सामाजिक तथा मानसिक सुरक्षा प्रदान करती थी। जाति के सदस्य परस्पर एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हम बात करें जाति के गुणों की तो जाति छुआछूत की भावना को प्रोत्साहित करती है। जाति सामाजिक एकता के मार्ग में बाधा पैदा करती है और साथ में ही राष्ट्र के जो विकास है उसमें भी जाति की जो एक अवगुण हम मान सकते हैं कि जाति सामाजिक एकता के मार्ग में बाधा पैदा करती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जाति की विशेषताएं, दोष, गुण और जाति से क्या अभिप्राय। अगला प्रश्न है जाति और वर्ग में अंतर। जाति की सदस्यता जन्म पर और वर्ग की आर्थिक हैसियत पर आधारित होती है। ठीक है, दूसरा जो इसमें हम कर सकते हैं वह जाति वंद और वर्ग खुली सामाजिक संरचना है। और तीसरा पॉइंट, जाति में सामूहिक चेतना आवश्यक नहीं है, वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना होती है। तो इस प्रकार से
ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, आप लोगों ने इसको करना है। अगला जो प्रश्न है वर्णाश्रम। अब वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम में फर्क है। वर्ण व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्णाश्रम 4 है। वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम 4 है। इनके नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और लास्ट में संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनका प्रचलन उत्तरवैदिक काल में स्टार्ट होता है और प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्षों में बांटा गया है। जैसे ब्रह्मचर्य में जो व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, गृहस्थ में शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, इनको पालन, जब बड़े हो जाते हैं तो वो 50 से 75 वर्ष की आयु में जंगल में, वन में चला जाता है, वहाँ पे वो जो है वो समाधि लगाता है या फिर स्तुति करता है ईश्वर की। उसके बाद संन्यास ले लेता है, तो लास्ट 75 to 100 जो उसकी उम्र रहती है वो सन्यासी बन जाता है। और उत्तरवैदिक काल में यह प्रथा बहुत प्रचलित, तो दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की थी। ये सभी जानते हैं, महाभारत के जो रचयिता थे वो वेद व्यास जी थे, और उन्होंने इस ग्रंथ को गणेश जी से लिखवाया था, ठीक है। महाभारत की अगर बात करें तो आरंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो गई, 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए। महाभारत को जयन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत की रचयिता ऋषि वेद व्यास थे। अगर रामायण की बात करें तो रामायण किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि ने। कई बार ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास जी थे, उन्होंने गणेश जी से इस ग्रंथ को लिखवाया था, और इसके कुल जो श्लोक है वो आज 1 लाख है, जबकि आरंभ में इसके 8800 श्लोक थे। अगला जो प्रश्न इसमें बनता है वह है महाभारत की भाषा और विषय वस्तु। महाभारत की अगर हम भाषा की बात करें तो महाभारत की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की गई थी, बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी लिखा गया है, ठीक है। और विषय वस्तु की बात करें, आप सबने महाभारत देखा लॉकडाउन पीरियड में। विषय वस्तु में कौरव और पांडवों के मध्य हुई लड़ाई का वर्णन इसमें किया गया है, और इसमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन भी किया गया। महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया ये महत्वपूर्ण ग्रंथ और महाकाव्य है, भारत में हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध, और इसका रचना काल जो है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आता है। महाकाव्यों में महाभारत और रामायण बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य रहे हैं, जो उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। महाभारत की रचयिता ऋषि वेद व्यास जी थे, जिन्होंने गणेश जी से इसे लिखवाया था। आरंभ में इसके श्लोक जो थे वो 8800 थे, बाद में उनकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, और इसे जयन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है वो अलग अलग से पूछा जाता है कि महाभारत में वर्णित मंत्री परिषद का वर्णन करो, सामाजिक जीवन का वर्णन करो, आर्थिक जीवन का वर्णन करो, धार्मिक जीवन का वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को डिटेल में करवाए हैं, आपके अध्यापकों के द्वारा करवाए हैं, आप लोगों ने इसको कर लेना है। जहाँ तक मंत्री परिषद की बात करते हैं हम, मंत्रियों की संख्या उस समय 36 थी, और ये ईमानदार और चित्रवान मंत्रियों को जो है वो पद पर नियुक्त किया जाता था। अगला अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन में परिवार सबसे प्रमुख प्रणाली थी। परिवार में पुत्र का होना गर्व की बात उस समय मानी जाती थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय। जाति प्रथा पहले की अपेक्षा अधिक जटिल हो गई थी। लोग शाकाहारी भोजन ज़्यादा खाना पसंद करते थे। अगर हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इसके साथ साथ में ही बहुत सारे उद्योग भी स्थापित हो गए थे। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो अनेक परिवर्तन वैदिक काल में आए थे। जैसे अनेक देवी देवताओं की पूजा जो उत्तर वैदिक काल में की जाती थी वो अब नहीं होती थी। इस काल में त्रिदेव के सिद्धांत का प्रचलन हुआ। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इस काल में अवतारवाद का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हो गया। जैसे कि विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी ने लिया। आवागमन और मुक्ति तथा कर्म सिद्धांत पर अधिक बल इस काल में दिया जाने लगा। इसके साथ साथ में ही और भी प्रश्न एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाते हैं जो आप लोगों को करवाए हैं। द्रौपदी कौन थी? जैसे द्रौपदी पंचाल शासक द्रुपद की पुत्री थी और उसका विवाह पांडवों से हुआ था। वो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों ने कर लेने हैं।
जो आप लोगों को करवाए हैं, लेकिन ये वो प्रश्न थे जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि 13 नंबर के प्रश्न, 12 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा, 2 प्रश्न स्मॉल आंसर टाइप 2-2 नंबर के आएंगे, 3 प्रश्न जो है वो एक प्रश्न जो है 3 नंबर का भी यहाँ से आ सकता है। तो आप लोगों ने उसको उस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू। अब आपका 4th चैप्टर बचता है, जिसको हम बाद में